हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि हम लोग कभी कभी इसको शॉर्ट में WTO भी कहते हैं, है ना। और ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, क्लास 10 में भी आपको एक बार ये मिला होगा, है ना। उसके बाद फिर आपको ये क्लास 12 यानी कि इस वाले क्लास में भी आपको ये मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक ही होने वाला है WTO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा ग्लोबलाइजेशन का पहला आप कह सकते हैं कि फीचर्स भी आप कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें क्या खास बात है। तो द WTO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी बाय मिस्टेक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो द WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन was founded in 1995 as the successor organization to the GATT। GATT क्या है, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको एक बार समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। जनरल एग्रीमेंट, GATT का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि GATT was established in 1948 with 23 countries as the global trade organization to administer all multilateral trade agreement by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes। ये बहुत लंबा स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं एक बार में कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि आज हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है ना आपको, ये GATT, ये ही हमारा जाके आगे बाद में बन गया WTO, है ना। तो WTO को आप कह सकते हैं कि पहले किस नाम से जाना जाता होगा, हालांकि GATT का ही देन है क्या, WTO। तो पहले जो हमारा GATT था वो बाद में जाके बन गया WTO। और ये GATT का जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था 1948 में, ठीक ना। लेकिन 1995 में जाके GATT से हमारा बन गया ये WTO, ठीक ना। तो इस चीज़ को अब याद रखिएगा कि WTO कहाँ से आया, तो वो GATT से ही निकल के हमारा आया हुआ है। अब ये पहले होता क्या था GATT में, पहले उस समय GATT में 23 अलग अलग कंट्रीज में मिले हुए थे, और वो करते क्या थे, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज। मतलब ये हो गया कि GATT उस समय पे एक ऐसा संस्था था जिसमें कि 23 अलग अलग कंट्रीज में मिले हुए थे, और ये सभी के सभी कंट्री आपस में मिलजुल के ये डिसीजन लेते थे कि आखिर इंटरनेशनली ट्रेड किस प्रकार से किया जाए, यानी कि इंटरनेशनली ट्रेड को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाए, हम लोग अपने कंट्री को छोड़कर बाकी कंट्री में भी किस प्रकार से ट्रेड करें, अपने सामानों को बेचें, गुड्स एंड सर्विस पहुंचाएं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा उस समय पे चलता था GATT के अंदर, लेकिन वो बाद में हो गया WTO। WTO हमारा बना, नाम तो चेंज हो गया लेकिन काम तो वही हमारा सेम था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि GATT से हमारा निकला WTO, और GATT का शुरुआत किया गया था 1948 में, लेकिन WTO का शुरुआत किया गया 1995 में, ठीक ना। चलिए, उसके बाद फिर इसका GATT का उस समय पे काम क्या था, काम ये था कि इंटरनेशनली ट्रेड किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में डिसीजन लेना, नियम कानून बनाना, इस प्रकार का हर एक चीज़ इसमें हमारा होता था ट्रेड से रिलेटेड, ठीक ना। और इसमें उस समय पे 23 कंट्री शामिल थे। अब यहाँ पे अब जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको एक वर्ड मिला होगा मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मीनिंग, इट रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ वन कंट्री विथ मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि कोई एक कंट्री करता है वर्ल्ड के बहुत अलग अलग कंट्री से, कि भाई देखिए हम आपके कंट्री में आके अपना सामान को बेचना चाह रहे हैं, क्या आप परमिशन देंगे। इस प्रकार का आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट, या फिर हम आपके कंट्री में आएंगे अपने सामानों को बेचने के लिए, तो आप कितना ज़्यादा टैक्स लेंगे, कैसे लेंगे, है ना। इस प्रकार का जितना भी एग्रीमेंट हो सकता है एक कंट्री का बाकी अलग अलग कंट्री से, यही हमारा कहलाता है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक ना। वही लिखा हुआ था यहाँ पे कि इट रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ वन कंट्री विथ मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का जब रिश्ता नाता बाकी कंट्री से भी जुड़ जाए ना, अलग अलग कंट्री से, और वो एक एग्रीमेंट अपना बना ले, एक
समझौता बना ले कि हम आपके कंट्री में आएंगे तो क्या हमको कुछ परेशानी तो नहीं होगा, क्या हमसे ज़्यादा टैक्स तो नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार का एग्रीमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। WTO इज अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। मतलब कि WTO ना केवल दिखावटी नहीं है, यानी कि WTO केवल संस्था एक है, इसका कोई काम नहीं है, नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली जो हमारा ट्रेड होता है ना, उस ट्रेड पे कब रेस्ट्रिक्शन लगाना है, यानी कि कब पाबंदी लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर WTO के पास है। यानी कि ट्रेड से रिलेटेड ना, ट्रेड से रिलेटेड जितना भी नियम कानून होंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कब ट्रेड लगाना है, कैसे लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, कैसे कैसे टैक्स लगाना है, सारा नियम कानून जो भी आप कह सकते हैं वो सारा का सारा WTO के पास रहता है। इसीलिए तो लिखा हुआ है कि WTO इज अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम। रूल बेस्ड यानी कि यहाँ पे बहुत अलग अलग नियम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा WTO का। आगे बढ़ते हैं फिर। इट्स पर्पज इज टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड सर्विसेज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। WTO का केवल ट्रेड से रिलेटेड इसका काम नहीं है, इनका काम किस प्रकार से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से सर्विस को बढ़ाया जाए, और किस प्रकार से वर्ल्ड के, यानी कि जो भी हमारे सामने आसपास रिसोर्स है उसका किस प्रकार से सही इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ ही साथ इस्तेमाल करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर दे, नहीं, इन्वायरमेंट को साथ साथ कैसे बचाया जा सके, ये सारा का सारा चीज़ हमारा WTO देखता है। ठीक ना, तो WTO का काम क्या है? WTO का काम है कि ट्रेड से रिलेटेड जितने भी नियम कानून है, कौन सा ट्रेड लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, है ना, ये सारा का सारा जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सारा WTO लेता है। इसके साथ ही साथ WTO का ये पर्पज़ है, ये एम है कि अपने वर्ल्ड के रिसोर्स का किस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, है ना, और उससे किस प्रकार से अपना आउटपुट निकाला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए, और इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारा का सारा पर्पज है किनका? WTO का। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। द WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल। तो मल्टीलेटरल का मतलब हम लोग समझ लिए थे, अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे बायलेटरल का मतलब। ठीक ना, थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर। मतलब ये हो गया कि जो WTO यानी कि जो एग्रीमेंट इसमें होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ पे टैक्स लगना है, किस प्रकार का लगना है, ये सारा का सारा। और एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट केवल और केवल गुड्स पे नहीं होता है, सर्विस पे भी होता है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि कोई कोई अपना सर्विस देता है अपना यूरोप में, मान लीजिए कोई इंडियन आदमी है जो कि अपना सर्विस में यूरोप में से अपना सर्विस देता है, फॉर एग्जांपल वो टीचर हो सकता है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो लॉयर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। यानी कि गुड्स एंड सर्विस के बीच में जो भी हमारे एग्रीमेंट हो सकते हैं, इन पे भी ये काम करते हैं WTO। ठीक ना, एंड रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर। तो यहाँ पे आपके पास 3 वर्ड आ गया। पहला आ गया बायलेटरल, मल्टीलेटरल का तो आपने ऊपर में समझ लिया था, है ना, यहाँ पे तो आपके सामने अभी है बायलेटरल, उसके बाद फिर है टैरिफ, और उसके बाद है नॉन टैरिफ बैरियर। इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है? इट प्रोवाइड्स ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। देखिए WTO का जो कंट्री मेंबर होते हैं ना, जो भी कंट्री उसके मेंबर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यानी कि ट्रेड के मामले में यदि उस कंट्री का आदमी कोई भी कहीं पे ट्रेड करना चाहेगा, और यदि वो WTO का मेंबर है, यदि वो WTO का मेंबर है, तो उसको बहुत हद तक जो है ना, बहुत अलग अलग प्रकार का बेनिफिट मिलता है ट्रेड के मामले में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग समझ लेते हैं। ये तो हो गया WTO के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अब बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? मल्टीलेटरल हम लोगों ने समझ लिया था, तो बायलेटरल अब हम लोग समझ लेते हैं क्या है। इट रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ वन कंट्री विथ द अदर वन कंट्री। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि जब एक कंट्री का एग्रीमेंट, समझौता हो किसी दूसरे कंट्री से, वो भी केवल एक ही कंट्री से, यानी कि एक कंट्री का एक कंट्री से यदि कोई एग्रीमेंट है, समझौता है, तो उसको हम लोग कहेंगे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और यदि एक कंट्री का बहुत सारे कंट्री से समझौता है, लेन देन है, तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक ना,
चलिए, तो ये हमको ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। मीनिंग ऑफ टैरिफ, टैरिफ आपको मालूम है क्या है? It a tariff is a tax imposed by the government when an imported goods enter the country, यानी कि जब किसी कंट्री में बाहरी कंट्री वाले लोग कोई सामान को लेकर आते हैं तो उनमें टैक्स लगता है, वही हमारा कहलाता है टैरिफ। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। नॉन टैरिफ क्या है? अ नॉन टैरिफ इज अनदर, आप अदर भी कह सकते हैं। नॉन टैरिफ इज एनी अदर एक्शन दैट लिमिट्स इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, टैरिफ का मतलब तो हो गया कि जो टैक्स लगता है, कोई सामान यदि आता है किसी कंट्री के अंदर तो उस पर टैक्स लगता है, और इस टैक्स के अलावा जो भी अलग अलग प्रकार का पाबंदी हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड पे, यानी कि कोई सामान यहाँ पे बेचने के लिए आ रहा है तो टैरिफ के अलावा यदि कोई नियम कानून उस पर लग रहा है किसी भी प्रकार का टैरिफ के अलावा, लेकिन तो उसी को हम लोग कहेंगे नॉन टैरिफ। ठीक ना। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि वो कोई सामान अपना लेके इंडिया में आया है, कोई इससे फिरौती मांग रहा हो, यानी कि डरा धमका के पोर्ट पे यानी कि बंदरगाह पे ही उनसे कुछ पैसे मांग रहे हो, तो ये जो अलग अलग चीज़ प्रकार के एक्शन हो सकते हैं ना, जो कि टैरिफ नहीं है, उसके अलावा जो यहाँ पे अलग अलग एक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं नॉन टैरिफ। ठीक ना। तो WTO आई होप आपको समझ में आ गया होगा। WTO का यदि हम लोग बहुत ही शॉर्ट में समराइज करना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या था? गैट था, GATT गैट था। ठीक ना। जैसे इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि गैट से ही हमारा बाद में जाके बन गया हमारा WTO, वो भी कब? 1995 में। और WTO का केवल बहुत यानी कि इसका काम सीमित नहीं है, इसका काम ट्रेड से रिलेटेड इशू को देखना भी है ना। इसके साथ ही साथ इसका ये पर्पज़ है कि किस प्रकार वर्ल्ड के रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज किया जाए, है ना। उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी इनका मकसद है। ठीक ना। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपके लिए जो दो टर्म था इंपॉर्टेंट, मल्टीलेटरल और बायलेटरल, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो जब एक कंट्री बाकी बहुत अलग अलग कंट्री से अपना एग्रीमेंट करता है, रिलेशन रखता है ट्रेड के मामले में, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री से, केवल एक कंट्री एक दूसरे कंट्री से यदि वो अपना करे, यानी कि एक कंट्री का एग्रीमेंट दूसरे कंट्री से है, तो इसको हम लोग कहेंगे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे केवल दो ही कंट्री हो सकते हैं। ठीक है ना। दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे दो से ज़्यादा हो सकते हैं। और टैरिफ का तो मतलब आपका समझ में आ गया कि जब कोई सामान इंडिया में आएगा या फिर इंडिया से बाहर जाएगा, यानी कि जिस भी कंट्री में जाएगा तो वो कंट्री क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे टैरिफ। और टैरिफ के अलावा यानी कि टैक्स के अलावा यदि कोई चीज़ उस पर लगता है, कोई अलग अलग प्रकार का एक्शन लिया जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन टैरिफ। तो आई होप आपको WTO वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास से पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।